हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो आज मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लेके आई हूँ। तो जो ये क्वेश्चन पेपर है वो हमारा सीईटी का है, ग्रुप डी प्री का। ठीक है भाई, जो 22/10/2023 को शिफ्ट फर्स्ट में आया था। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश और हिंदी भाई दोनों में है। मैं आपको हिंदी में करवाऊँगी और जिस बच्चे का इंग्लिश मीडियम है वो देख सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भाई क्या कहलाता है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मीन्स प्रकाश का परावर्तन। इसमें है कि भाई जब कोई प्रकाश किसी किरण किसी चिकनी मतलब सतह जैसे दर्पण पर पड़ती है तो वह प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम से लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह या दर्पण से टकराती है या फिर उस पर पड़ती है तो वह मतलब टकराने के बाद उसी माध्यम से, जिस माध्यम से टकराई उसी माध्यम से वह वापस चली जाती है और इसी घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। फिर उसके बाद आता है ये मैच द फॉलोइंग है कि भाई कौन सा क्या क्या है। तो इसमें देख लीजिएगा आप क्या क्या है। देखो इसमें क्या है, मनुष्य किससे सांस लेता है, केचुआ किससे लेता है, कीट किससे लेती है और मछली किससे लेती है। एक बार देखो भाई, सबको पता है मनुष्य किससे सांस लेता है। कमेंट में जरूर बताना मेरे को। मछली तो लेती है गिल से। ठीक है, जिसमें 3 का है वो देख लेना। केंचुआ त्वचा से लेता है, मनुष्य फेफड़ों से लेता है और कीट श्वास नली से लेता है। ठीक है भाई, एक बार आप देख लेना और मेरे को इसका कमेंट में जरूर आंसर देना कौन सा क्या है। मनुष्य का फेफड़े, केंचुए हो गया श्वास नली और कीट किससे लेती है? त्वचा से और मछली गिल से। ठीक है, एक पकड़ा में आ गया तो सारे आ जाएंगे। ये रहा नीचे देखो, मनुष्य फेफड़े, केंचुआ त्वचा, कीट श्वास नली और मछली गिल से। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें देखो सबसे पहले है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या है? अमाइलेज। और उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यकृत है पित्रस और अग्नाशय है इंसुलिन। ठीक है, फिर उसके बाद है मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड, क्या कहलाती है भाई? वो टिलिंग। ये है, इसमें क्या है कि भाई मृदा का ढीला करने, तोड़ने, मोड़ने व पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। जब हम मृदा को मतलब किसी प्रकार ढीला करते हैं, जैसे उसको तोड़ते हैं, मोड़ते हैं या पलटते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। यह हल, कुदाल व कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है और यह मिट्टी की सतह पर तक पोषक तत्व लाने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दूध का पाश्चुरीकरण क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण ऑफ मिल्क। तो ये है ए। इसमें क्या होता ए आंसर आएगा। इसमें है दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करके उसका भंडारण करना दूध का पाश्चुरीकरण कहलाता है। देखो पहले तो 70 डिग्री तापमान पर 30 सेकंड तक गर्म कर लें, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे मतलब आराम आराम से ठंडा करें, फिर ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम गिव द ब्लू कलर विद आयोडीन। तो कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो वो है स्टार्च। जो आयोडीन स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है और चावल स्टार्च के साथ समृद्ध स्रोत है। एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के 2 घटक हैं। फिर उसके बाद आता है टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, किस कारण होता है भाई? तो वो होता है बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें दे रखे हैं आपके सारे कौन सा रोग किस किस के कारण होता है। फिर उसके बाद है कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ,
क्या है प्रोसेस, ये है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। ठीक है, क्या होता है कंडेंसेशन, कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, जलावाष्य का द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ का गैसीय रूप का द्रव्य रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। ठीक है भाई, फिर इसके बाद है ये दे रखे हैं कि सांप क्या करता है, रेंगता है, मछली क्या करती है, तैरती है, पक्षी उड़ता है और गाय क्या करती है, चलती है। फिर उसके बाद है डार्क कलर ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब खालिस्तान हीट देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। ये क्या है, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। इसमें आंसर आएगा डी, अधिक। इसके बाद है द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय ए नॉर्मल ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, कितना होता है भाई, 25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कौन सा एक एंटीबायोटिक है, तो वो है सी, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग विभिन्न जीवाणु संक्रमण जैसे श्वसन संक्रमण, त्वचा संक्रमण, गले में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। इसके बाद है एनोडीकरण निम्न में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है, तो वो किसकी है भाई, वो है एल्यूमिनियम की। फिर उसके बाद है हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कैनल्स आर देयर अंडर द भाखड़ा सिस्टम इन हरियाणा, जो हरियाणा का भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें आती हैं, तो आप देखो भाई इसमें दे रखा है अलग अलग, जैसे भाखड़ा सेवा परिवार मंडल हिसार, इसमें है हिसार सिंचाई व जल संसाधन विभाग हरियाणा के वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा 6003.79 किलोमीटर लंबी 522, इसमें मतलब जो है वो दे नहीं रखा, लेकिन 522 नहरें हैं। इसकी इकाई के अंतर्गत 5 मंडल हैं जो ये दे रखे हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। फिर इसके बाद आता है IIT हरियाणा कहाँ स्थित है, तो वो है सोनीपत में। निम्न में से कौन सा हरियाणा के प्रमुख मुख्यमंत्री थे, तो कौन थे भाई, वो थे भगवत दयाल शर्मा। प्रमुख थे पहले कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, कहाँ से, बेरी झज्जर से थे ये। ठीक है, उसके बाद आता है फतेहाबाद में 2 महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट और दूसरा कौन सा है, तो भाई ये दूसरा कौन सा है, हुमायूं मस्जिद। इसके बाद आता है ये जो नीचे लिख रखे हैं ना भाई, इनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्या पता इनमें से क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट कुछ बन जाए। फिर उसके बाद है हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं, तो वो हैं 130 से 140। फिर उसके बाद है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जैसे हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं और पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, तो इसमें क्या है, हरियाणा में 6 प्रशासनिक भाग हैं, 8 नहीं है, कितने हैं, 6, जैसे रोहतक, गुड़गांव, अम्बाड़ा, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। जबकि पंचकुला राज्य हरियाणा का एक सुव्यवस्थित शहर है, यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का एक उप शहर है। इसमें आंसर आएगा सी, ना तो ए और ना बी। फिर उसके बाद है चरखी दादरी की निम्न में से किसके साथ सीमा नहीं लगती, तो भाई मैं बहुत से मतलब आप कमेंट करते हो कि आप कहाँ से हो, तो भाई मैं चरखी दादरी से हूँ, मैं भिवानी से नहीं हूँ, मैं चरखी दादरी से हूँ। ठीक है भाई, अब मैंने आपको बता दिया, अब बार बार कमेंट करके मत पूछना कि आप कहाँ से हो, तो भाई मैं चरखी दादरी से हूँ। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इसका आंसर है हिसार। हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का राज्य फूल क्या है, कौन सा है भाई हरियाणा का राज्य फूल, तो ये आप कमेंट में बताना। तो इसमें है राजकीय वृक्ष है पीपल, और पशु है काला हिरन, और पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, और खेल है कुश्ती। हरियाणा के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किस वर्ष शुरू की गई थी, तो वो की गई थी 8 अप्रैल 2015 को।
इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है भाई? पानीपत में। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत। फिर इसके बाद ये फिर मिलान आ गई, तो देखो भाई इसमें क्या है। स्काईलार्क पानीपत, दमदमा झील गुड़गांव, और दापचिक ओडल और कर्ण लेक उचाना। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। और इसके बाद है यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक निमंत्रण अधीन है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा डी, ओनली ए। भारत में आतंकवादियों से निपटने के लिए एनएसजी का गठन वर्ष 1984 में एक संघीय आकस्मिक बल के रूप में किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। एनएसजी भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है भाई? तो 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है। ठीक है, मध्य है, जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 253,51,462 है, जिसमें से 13,494,734 पुरुष और 11,856,728 महिलाएं हैं। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है छछरौली को। माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है? तो माधोगढ़ कहाँ है भाई? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आए हुए थे पिछली बार भी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद डीएसजीपी के बारे में निम्न में से विचार कीजिए भाई। तो क्या है इसमें? इसमें आता है बी क्या है? बोथ ए एंड बी दोनों। जैसे हरियाणा का जीएसडीपी बिहार और उत्तराखंड के जीएसडीपी से अधिक है, और 23-24 में हरियाणा का जीएसडीपी 11.2 लाख करोड़, बिहार का जीएसडीपी 8.59 लाख करोड़ और उत्तराखंड का जीएसडीपी 3.33 लाख करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुस्तकालय एक पुरस्कार शुरू किया? तो वो कौन थे भाई? वो थे श्री दर्शन लाल जैन। उसके बाद आता निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है। ठीक है भाई, 2010 में पंजाबी हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये दोनों ठीक है भाई, बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। उसके बाद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ है भाई? तो ये है झज्जर में। कहाँ है भाई? झज्जर। ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद आता है दिल्ली के किस दिशा में हरियाणा का राज्य आच्छादित नहीं है? तो कौन सी दिशा है? वो है पूर्व दिशा में हरियाणा है, वो आच्छादित नहीं है। उसके बाद है निम्न में से कौन सही है? कौन निम्न में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक जो मर्द हैं वो कौन सी पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? तो उनकी कौन सी नहीं है भाई? कामरी है, दोहर है, सोपली है और साफा है। तो वो कौन सी है? सोपली नहीं है। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं और फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो ये है सिर्फ ओनली बी। हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय हैं और हरियाणा आयुक्तालय जैसे गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद आता है ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है भाई? सबको पता है, कुरुक्षेत्र में। और प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस जिले से संबंधित हैं? तो किस से संबंधित हैं? तो वो है कुश्ती से। जैसे क्रिकेट में कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, मुक्केबाजी में वीरेंद्र सिंह और कविता चहल, और कुश्ती में योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, और निशानेबाजी में गगन नारंग और सीमा अंतिल। फिर उसके बाद है नृत्य शैली लूर में। लूर का क्या अर्थ होता है? लूर का अर्थ होता है बालिका। फिर उसके बाद जो ये क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये क्या बोलते हैं, मैथ के क्वेश्चन आ गए। तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एक बार इनको देख लेना अच्छे से, विद एक्सप्लेनेशन है।
वीडियो को रोक कर के देख लेना भाई, आराम आराम से, नहीं तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये रीजनिंग है भाई, देख सकते हो आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे कैसे दे रखे हैं, विद एक्सप्लेनेशन है, और इसमें आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। फिर उसके बाद इसमें आती है हिंदी। हिंदी में है जैसे देखो, कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, तो कौन सा है भाई? कुश प्लस आसन से क्या बनेगा? कुशासन। जैसे मत प्लस अनुसार से बनता है मतानुसार, सत्या प्लस आग्रह से बनता है सत्याग्रह, सीमा प्लस अंत से बनता है सीमांत, और कापुरुष समस्त पद का उचित विग्रह क्या है? तो वो है कुत्सित पुरुष। ठीक है। फिर इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों में जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। कहाँ नहीं हुआ है भाई? बी में नहीं हुआ है। उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद है सहायता बंद करना। इसमें मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ खींचना। जैसे आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट न होने देना, आनाकानी करना, दाल मटोल करना, और मैदान छोड़कर भाग जाना, कुरुक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा से पीछे लौटना। मतलब सॉरी, कुरुक्षेत्र नहीं, युद्ध क्षेत्र। सॉरी भाई, गलती से हो गया। दिनकर शब्द में सर्वाधिक उपयुक्त जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? तो वो है सूर्य। सूर्य को दिनकर बोलते हैं। जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आग, आदित्य, दिनेश, रवि, प्रभाकर, मार्तंड आदि। फिर उसके बाद है मया का तद्भव शब्द रूप है, तो वो है मैं। मया का तद्भव क्या है? मैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो कौन सा है भाई? वो है स्तुति। शुद्र भी ठीक है, दुर्गंध भी ठीक है, लेकिन स्तुति है वो ऐसे नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? जैसे कौन सा है भाई? वो समासोक्ति अनुप्रास नहीं है। ये हैं और सारे छेकानुप्रास, अत्यानुप्रास और श्रुतुनाप्रास, ये सारे इसके अनुप्रास के भेद दे रखे हैं भाई नीचे। फिर इसके बाद है प्रागैतिहासिक शब्द से सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है, तो कौन सा है भाई? वो ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है इत प्रत्यय से बनने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन से हैं? जैसे इत से प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है। ठीक है। जैसे इत है, इसमें तत्कालिक, इसमें तो नहीं है। क्या है? इसमें इक है। और पांडित्य, इसमें भी नहीं है, इसमें भी तय है। और अभिशक्ति, इसमें अभी है। और इसमें फलित में है, देखो फलित बोला ना, ई और तय की आवाज आई, तो ये है फलित। फिर उसके बाद है वर्ष 1950 में के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन में ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भाई ये हुआ था यूएसए से 1950 के दशक में। फिर उसके बाद आता है किस देश ने वर्ष 2023 में भारत के से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की थी? तो वो कौन सा देश था भाई? वो था ब्राजील। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कितने कार्यात्मक इकाई हैं? तो वो हैं भाई, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्र में शोध और शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रयास का प्रसार का केंद्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में सन 1987 में की गई थी। और केंद्र में 6 कार्यात्मक इकाई हैं, लेकिन इसमें क्या दे रखा है भाई? जैसे 7 हो गए, 9 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, ये दे रखे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है क्वेश्चन में, तो आप देख लेना आंसर की में क्या दिया गया था आंसर इसका। निम्न में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? तो कौन सा राज्य है भाई जिसको भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? वो है कर्नाटक। फिर उसके बाद है ये मिलान। रोल टैक्ट आया था भाई 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, मिल मजदूर की हड़ताल 1918 और असहयोग आंदोलन 1922।
फिर उसके बाद आता है भारत के किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है, तो वो की गई तमिलनाडु में। क्षेत्रफल के आधार पे एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई, तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद है राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 1959 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया था जब किसानों ने निम्न में से किस दाने के आगे आग लगा दी थी भाई, किस थाने में आग लगा दी थी, तो वो की थी गोरखपुर चोरा चोरी कांड जो 1922 में हुआ था, फरवरी 1922 में। हमारा वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है, तो वो है भाई 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और माना जाता है कि जो जहाज हमारे उड़ते हैं ना, ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रत्येक प्रसिद्ध खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, तो वो खेलते हैं इंग्लैंड के लिए। फिर उसके बाद है किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, कब किए भाई, 1916 में। उसके बाद है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारत सरकार ने कितने वर्ष के में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी है, तो वो दिया भाई 100 दिन के रोजगार की। और किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 में भारत के लिए भारत रत्न पुरस्कार जीता, तो वो कौन थे भाई, नहीं इसमें ये क्वेश्चन मतलब है नहीं, थोड़ा सा गलत दे रखा है। इसके जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं, इसमें तो ये दे रखा है कि वर्ष 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका को और लोक कला के भारत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क है, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। इसके बाद है कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, तो वो है कोयल। इसके बाद है इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है, ही सैड नम्बियर वर्क हार्ड, तो इसमें क्या है, ही सैड दैट, इसका क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। ही सैड दैट नम्बियर वर्कड हार्ड, ठीक है। इसमें है फिर करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो वो है इनक्रीडुलस की। फिर उसके बाद है 93 में कौन से में मतलब गलती है, द वोल ब्लैक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉय ऑफ द अर्थक्वेक, क्या है भाई, ऑप्शन ए में गलती है, द वोल ब्लैक ऑफ फ्लैट्स में है, क्योंकि जो वर है ना उसके स्थान पर क्या आएगा, वह आ जाएगा। ऑप्शन बी में होना चाहिए भाई, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर है तो वाज वर के स्थान पर वाज आएगा, लेकिन ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है, ए नहीं है। फिर उसके बाद आता है मस्ट वी कट दिस ट्री, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी मस्ट दिस ट्री बी कट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द लैडर विल बी कोलैप्स ऑफ इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स, ऑप्शन डी विल कोलैप्स आएगा, ठीक है, विल बी नहीं आएगा, क्या आएगा, विल कोलैप्स। उसके बाद है आवर हॉकी टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल एट द 11th आवर, तो किस में है, एट द लास्ट मिनट आएगा। इसके बाद है नाइदर ऑफ द टू मैन खालिस्तान वर स्ट्रोंग, क्या आएगा, वाज, क्योंकि ईज आइदर नाइदर ये सब होते हैं, इनके आगे क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है, सिंगल, ठीक है। इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इनको जैसे मीनिंगफुल सेंटेंस में लगाना, तो ऑप्शन सी आएगा, पहले डी आएगा, फिर ए, फिर सी, फिर बी। फिर इसके बाद है फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एंटोनियम क्या होगा, मोनोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रजातंत्र, और मोनोक्रेसी क्या होता है, राजतंत्र। आई होप भैया आप सभी को जो ये मैंने क्वेश्चन पेपर कराया है ये पसंद आया होगा, और आपके लिए मैं ऐसे ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी। तो भैया आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।